चलो एक बार हम लोग यहाँ से पूरा अपना इंडेक्स गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास चैप्टर क्या क्या पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस से फटाफट रिकॉल करो हमने क्या पढ़ा था, अंदर से अपने दिमाग को चलाओ। नेचर ऑफ बिजनेस में मैं रिकॉल करा रहा हूँ, देखो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस में बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के रिस्क क्या होते हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर इसमें हमने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ा था और फिर इसमें नया टॉपिक जो ऐड हुआ था वो क्या था, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिजनेस। यानी थोड़ा सा बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा था कि इंडिया में बिजनेस कैसे चला है। राइट, यही इस चैप्टर में था। और एक चीज और याद करो, जल्दी बताओ, एक बड़ा सा चार्ट हमने पढ़ा था, बताओ। एक बड़ा सा चार्ट था इसके बारे में, याद है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिशरी इंडस्ट्री। राइट, अपने दिमाग को रिकॉल करो, एकदम थोड़ा सा मतलब उसको माइंड मेकअप करो कि हाँ भाई हमने पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज हो जाए। उस चार्ट में मैंने बताया था कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही आगे चल के क्या बन जाएंगे, चैप्टर्स बन जाएंगे। वो चैप्टर बने भी थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, फिर उसमें बैंकिंग सर्विसेज, वही सारे चैप्टर बन गए थे। तो वो चार्ट जो है पूरे चैप्टर का बेस था। उसके बाद याद करो सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर हमने पढ़ा था अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मेरे पास क्या अवेलेबल है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो जल्दी से रिकॉल करो क्या क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे हमारे पास। सोल प्रोप्राइटरशिप, जल्दी से रिकॉल करो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, याद आ रहा है, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और याद करो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, और फिर सब में डिफरेंस भी हमने इसको पढ़ा था। राइट, एनसीईआरटी में आपको याद होगा, एनसीईआरटी इसके पास है तो इसने कंपनी का चैप्टर इसमें ना करके लास्ट के चैप्टर्स में दे रखा है। राइट, इतना याद आया आपको, बोलो। उसके बाद हमने तीसरा चैप्टर किया था, बहुत बड़ा चैप्टर था ये, बट इसमें डिलीशन भी बहुत ज्यादा हो गई। जल्दी से रिकॉल करो, इसमें हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज मैंने पढ़ाया था। इसमें गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज आते हैं, जैसे कि एलआईसी के बारे में हमने पढ़ा था, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन जैसे हमने पढ़ा था कि आरबीआई क्या करता है, सेबी कैसे ऑटोनोमस बॉडी है। फिर हमने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ा था कि कोई भी कंपनी इसके 50% ज़्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। फिर इसी के अंदर आया था क्या, बीपीओ, केपीओ। राइट, याद आ रहा है। फिर एमएनसी कंपनी, हालांकि एमएनसी कंपनी कट गया था। इसी के अंदर मैंने आपको और पढ़ाया था, मैंने कहा था नॉलेज के लिए पढ़ लो, पीपीपी पढ़ाया था, याद करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने इसी के अंदर ज्वाइंट वेंचर आपको पढ़ाया था। रिकॉल हुआ, बताओ कितना आपको रिकॉल हुआ 3 चैप्टर तक, बोलो। आगे चलें, फोर्थ चैप्टर में देखें। फोर्थ चैप्टर में हमें जल्दी से रिकॉल करो, बिजनेस सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था। तो बिजनेस सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। सारी सर्विसेज जो इंडिया में हैं, जैसे कि हमने बैंकिंग पढ़ा था, हमने इंश्योरेंस पढ़ा था, याद करो, हमने बैंकिंग इंश्योरेंस पढ़ा था। इसमें वैसे पोस्टल सर्विसेज भी थी, लेकिन हमने उसका डिस्कशन बहुत छोटा सा किया था। जो मेन डिस्कशन वो हुआ था वो है बैंकिंग का और इंश्योरेंस का। जो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस में टॉपिक था, जल्दी से याद करो, मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था, बताओ, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस मैंने बताया था। राइट, याद आया ये चैप्टर। बैंकिंग का इसमें ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, हमने पढ़ा था कितने टाइप के बैंक होते हैं, बैंक की सर्विसेज क्या क्या होती हैं। राइट, बैंक में अकाउंट कौन कौन से खुलते हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स वगैरह आ गए हैं। रिकॉल हुआ, बताओ यहाँ तक। फिफ्थ चैप्टर में रिकॉल करते हैं फटाफट, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में क्या हमने पढ़ा था, बताओ। इसमें हमने पढ़ा था बी टू बी, बी टू सी, बी टू बी, याद आ रहा है। इमर्जिंग मोड्स में हमने पढ़ा था कि अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो उसकी क्या थ्रेड्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, कैसे एक लाला कंपनी, कैसे एक लाला बिजनेस को कैसे हम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं, कैसे एक फ्लिपकार्ट पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल का व्यापारी बना हुआ है और एक लाला की दुकान सिर्फ एक कॉलोनी तक सीमित रह गई है। तो दीज आर द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमने पढ़ा था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस मैंने कहा था कि इसमें हमें बिजनेस एथिक्स हमने पढ़ने थे और हमें ये पढ़ना था कि व्हाट आर द वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। मैंने इसमें पढ़ाया था, जल्दी से रिकॉल करो, शेयर होल्डर्स को लिए कंपनी क्या करेगी, सप्लायर के लिए क्या करेगी, क्रेडिटर के लिए क्या करेगी, समझ रहे हो, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। फिर हाँ, इसमें एथिक्स का पॉइंट डिलीट हुआ था, इसमें एथिक्स वाला पॉइंट डिलीट हुआ था, बट हमने ये भी कवर अप कर लिया था। राइट, अब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ये छोटा सा ही चैप्टर था।
उसके बाद जो आप कह रहे हो रिवाइज करने के लिए हम जो करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस वो कर लेंगे। इसके अंदर मैं फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम ये पढ़ते हैं कि कंपनी को या किसी भी एंटरप्राइज को अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो वो फंड कहाँ कहाँ से लाती है, यानी वो पैसे कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके लाती है अपने पास। ये हमने इसमें पढ़ना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, यही हमारा चैप्टर होगा डिटेल से। फिर उसके बाद हमने स्मॉल बिजनेस पढ़ना था। स्मॉल बिजनेस में हमने क्या पढ़ना था कि अगर आप छोटे एंटरप्राइज हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है। मैंने बताया था छोटे छोटे जो कारखाने लगते हैं एसएमई बिजनेस कहलाते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। इसके अंदर टॉपिक आ गया था एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका हमने डिस्कशन से डिटेल से डिस्कशन किया था। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्राइज क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसी के अंदर जो टॉपिक ऐड हुआ था वो क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था। उसके बाद जल्दी से रिकॉल करो, इंटरनल ट्रेड हमने पढ़ा था। इंटरनल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि जो इंडिया के अंदर बिजनेस है उसमें होलसेलर है, रिटेलर है, इटरेंट रिटेलर्स हैं, समझ रहे हो। उसके अंदर डिपार्टमेंटल्स हैं, उसके अंदर क्या है, चेन स्टोर्स हैं, ये सब हमने इसके अंदर पढ़ा था। उसके बाद लास्ट हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हमने क्या देखा था, डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या है। और ये टॉपिक वैसे डिलीटेड भी हैं, दोनों के प्रोसेस डिलीटेड हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन इसको 2020-21 के सेशन में सिर्फ इस सेशन के लिए छोटा किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने पूरी बिजनेस स्टडीज एक बार कंप्लीट कर ली थी। अब हम आज इस क्लास में दोबारा से रिवाइज करेंगे जो हमारे पास आज का टॉपिक है, दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर, राइट। सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, पहले पूरा बैकग्राउंड इसका समझेंगे और फिर इसको हम रिवीजन के तरीके से लेंगे, राइट। रिवीजन के तरीके से मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, प्लीज आपको मैं रिकैप टाइप में कराऊंगा। और जहां पे आपको लगे डिटेल से पढ़ाना है आप मुझे बोल देना कि सर इसको डिटेल से एक बार आप बता दो, ठीक है ना। इसको हम रिवीजन टाइप में लेंगे और फिर हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा। सैटरडे फिक्स है, 11th के लिए भी फिक्स है, 12th के लिए भी फिक्स है हमारी सैटरडे क्लास, सॉरी सैटरडे टेस्ट। और जो मैंने आपको डेज बताए हैं ना, मंडे वेंसडे फ्राइडे, वो मंडे वेंसडे फ्राइडे मतलब क्लास डेज में मैं क्लास 2 ही दिन लूंगा, राइट। क्लास के हम 2 दिन रखेंगे और 1 दिन टेस्ट का रखेंगे, बोलो ठीक है ना। तो हम क्लास के दिन कर लेंगे वेंसडे एंड फ्राइडे और हम टेस्ट का कर लेंगे सैटरडे। अब सैटरडे कोई टाइम फिक्स नहीं है, सैटरडे में आपको टेस्ट भेज दूंगा, जब आपको टाइम लगे, आप खाली हो या आपको आधे घंटे आप कैपेबल हो, उस टाइम आप लिख के और मुझे स्कैन करके क्वेश्चन पेपर अपना आंसर शीट भेज दो। इज इट ओके, बोलो। आज मैंने मंडे क्लास कर ली है, मुझे लगा सारे आज आ जाएंगे, बट कोई नहीं, हमारा ये शेड्यूल रहेगा। अगर किसी को टाइम में इश्यू हो तो अभी आप दोनों बता दो, अभी किसी को प्रॉब्लम है इस टाइम में, बोलो। सर 3:30 या 3, वेंसडे और फ्राइडे, मंडे नहीं, वेंसडे एंड फ्राइडे, बोलो ऋतिक। ठीक है ना, बाकी दिन हम अपने अकाउंट्स ही कर लेंगे, ठीक है ऋतिक। सैटरडे हर चीज का टेस्ट मैंने फिक्स कर दिया है, सैटरडे तुम्हारा अकाउंट्स का भी होगा ऋतिक, ठीक है। 12th वालों का भी सैटरडे, मतलब सैटरडे पूरा दिन मुझे कॉपी ही चेक करनी है सबकी, ठीक है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर पे, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर क्या कहता है, देखो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर को ब्रेक करो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, बिजनेस और उसका सोर्स, यानी अगर किसी बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो वो पैसे कहां से इकट्ठे करेगा, कहां से पैसे लाएगा, उसी चीज का ये चैप्टर है। उसी चीज के बीच में चैप्टर हमें डिस्कशन करा रहा है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा क्या रहेगा। हमें अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो हम उस फंड को कहां से कलेक्ट करेंगे, राइट। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है और उसका यूज हम कहां करते हैं। तो देखो, 2 चीजों में यूज होता है, या तो फिक्स कैपिटल के लिए आप पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हो या वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहे हो। अब सर ये बता दो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो याद रखो, फिक्स कैपिटल वो होती है जिसको आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हो। जैसे कि अगर आपको मशीन लेनी है, अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग लेनी है, अगर आपको कंप्यूटर्स लेने हैं, तो वो आपके क्या है, फिक्स कैपिटल के लिए एसेट्स है।
अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, इसका मतलब डेली बिजनेस में जो खर्चे होते हैं उसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, वो आप मार्केट से उसके लिए पैसे ले रहे हो। अब हम ये बात करते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं और उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं। देखो, अगर पीरियड की बात करते हो तो पीरियड के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड्स हैं या मीडियम टर्म फंड्स हैं और शॉर्ट टर्म फंड्स भी आप कह सकते हो, यानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और तीसरा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म फंड्स हमारे पास हो गया। अब इसमें क्या फर्क है, देखो अब सिंपल है, अगर 1 साल से ऊपर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, 3-4 साल, 10 साल, 20 साल, तो लॉन्ग टर्म हो गया। अगर मीडियम एक एवरेज पीरियड है, 1 साल, 2 साल, मिनिमम 2 साल, उसके हो गया मीडियम टर्म। और 1 साल के अंदर के लिए पैसे आप कलेक्ट कर रहे हो या बहुत जल्दी रीपे कर दोगे तो वो हमारे पास क्या हो गया, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड हो गया। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो हमारे पास फिर से 2 कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक को हम बोलते हैं ओनर्स फंड्स और एक को बोलते हैं बोरोड फंड्स। ओनर फंड क्या होते हैं, इसे हम इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी मतलब जो पैसा मालिक ने अपनी जेब से बिजनेस में लगाया उसे हम इक्विटी बोलते हैं। और बोरोड फंड जो बिजनेस के ओनर ने मार्केट से पैसा उधार के लिए लगाया, जैसे कि मैं बोल सकता हूं लोन। अगर आपने अपने बिजनेस को शुरू किया और उसके लिए लोन लिया आपने, तो वो आपकी कौन सी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल ना होके वो आपकी बोरोड फंड्स के अंदर आएगी। अच्छा, अब एक और बेसिस हमारे पास है सोर्स ऑफ जनरेशन, यानी जनरेशन के बेसिस पे हमारे पास कौन सा टाइप है, 2 है हमारे पास, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स। इंटरनल का मतलब सिंपल समझो आप, इंटरनल का मतलब जो आपने शेयर होल्डर से ही आपस में कलेक्ट करवा लिया, जैसे कि मान लीजिए एक्स्ट्रा शेयर इशू कर दीजिए, यानी जो शेयर होल्डर थे उनको बोला कि कंपनी को और पैसे चाहिए, आप कंपनी के शेयर परचेज कीजिए, यानी आपने बैंकों से पैसे नहीं मांगे। तो ये इंटरनल लोग हैं, समझ गए, कंपनी के ही लोग हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स में क्या आएगा, एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स में आएगा जैसे आप बैंक के पास भागे भागे गए और बैंक को आपने बोला कि सर हमें लोन दे दीजिए 10 साल के लिए, हम आपको इतने % इंटरेस्ट पे दे देंगे, राइट। तो यानी टाइप के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी है, और देखा जाए ओवरऑल तो हमारे पास कैपिटल 2 ही होती है, एक ओनर्स की कैपिटल और एक बोरोड कैपिटल। अब उसको चाहे पीरियड के बेसिस पे क्लासिफाई कर लो, जनरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर लो, पीरियड के बेसिस पे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, इतना क्लियर है आपको, बोलो। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमें करना है। अब हम 1 बाय 1 शेयर्स, अब हम 1 बाय 1 फंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक फंड का हम डिस्कशन करेंगे, कौन सा हमारे पास फंड है और किसके क्या मेरिट डीमेरिट्स। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ फंड्स है इक्विटी शेयर। शेयर से हम पैसा उठा रहे हैं। शेयर का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी की जो पूंजी बिजनेस में लगी है, उसको डिनोमिनेट कर दिया जाता है शेयर्स में। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए बिजनेस में लगे हैं, तो सर 10 लाख को शेयर की टर्म में तोड़ देती है कंपनी। कंपनी कहती है 10,000 शेयर इंटू एक शेयर 10 रुपए का, यानी 1 लाख रुपए कंपनी के बिजनेस में लगे हुए हैं, यानी उस 10,000 शेयर को कंपनी में कोई भी लोग खरीद सकते हैं, या अगर प्राइवेट कंपनी है तो वही 2-3 लोगों ने उसमें पैसा लगाया होगा। तो ये शेयर है। शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सेदारी, ऐसी कैपिटल जिससे आप कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो, उसे हम बोलते हैं शेयर्स, राइट। अब ये 2 टाइप के होते हैं शेयर, कंपनी में याद रखना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ये आपको याद रखना है। शेयर्स आप 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, या हो जाएगा दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, पहले इक्विटी पढ़ेंगे और फिर हम प्रेफरेंस पढ़ेंगे, राइट। देखो, अब अगर आप बात करोगे शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर के कितने टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर को कितनी क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, तो देखो ये रहा, इक्विटी शेयर को कितनी क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, यानी उसी चीज को हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, कंपनी की इश्यूड कैपिटल, कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल, कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल और कंपनी की पेड अप कैपिटल। ये अलग अलग कैपिटल के नाम है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो मैं बड़े आसानी तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ओजस्विनी ने अपना एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस जब रजिस्टर्ड कराया तो उसने बोला कि हम मैक्सिमम 10 लाख रुपए बिजनेस में मार्केट से रेस करेंगे, यानी 10 लाख रुपए से वो बिजनेस स्टार्ट करना
चाहती है। तो ये इसकी हो गई ऑथराइज कैपिटल। अब अगर ऑथराइज में से, अब जाहिर सी बात है, कुछ ही अपनी जेब से लगाएगी और कुछ ये पब्लिक से पैसा रेस करेगी। तो पब्लिक से पैसा जब आप रेस करते हो तो उसे हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब जो इशूड कैपिटल होगी वो तो या तो 10 लाख होगी या 10 लाख से कम होगी। हम मान के चलते हैं, मान लीजिए 8 लाख रुपए। यानी आप ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा पैसा पब्लिक से रेस नहीं कर सकते। अब आपके मन में कितनी है कि हम 8 लाख रुपए पब्लिक से लेंगे, लेकिन जरूरी थोड़ा ना पब्लिक आपके सारे शेयर ले ले। पब्लिक हो सकता है आपके शेयर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हो सकता है 6 लाख रुपीस के कंपनी ने क्या कर लिए, बताइए, कंपनी के शेयर सब्सक्राइब हो गए। इसे बोलते हैं कंपनी के शेयर बिक गए, लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी। अब इसमें भी कुछ लोग क्या होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल में भी कुछ लोग क्या करते हैं, देना बंद कर देते हैं। मतलब वैसे उन्होंने बोला था कि हम देंगे, लेकिन देना बंद कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब जितना एक्चुअली शेयर होल्डर ने दिया और कंपनी ने सब्सक्राइब में से कितना मांगा, क्योंकि कंपनी भी कहती है किस्तों में देना आप पैसे, तो कितनी किस्तें मांग ली उसे हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप में कितना शेयर होल्डर ने दिया उसे हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। यहां तक आप पूछो। एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अब देखते हैं क्या फायदे हैं। कंपनी के एंगल से भी दोनों पढ़ेंगे हम, कंपनी के एंगल से क्या फायदा है इक्विटी शेयर कैपिटल का, और शेयर होल्डर जो शेयर खरीद रहा है उसके एंगल से क्या फायदा है शेयर कैपिटल का। देखो, सबसे पहले ये परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट का मतलब इतना समझ लो आप कि कंपनी को ये चिंता नहीं है कि वापस करना पड़ेगा। तो मैं हिंदी में अगर बोलूं तो क्या लिखोगे आप यहां पे, पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डिवेंचर आपने लिया होता, डिवेंचर लिया होता या क्या किया होता, लोन लिया होता, तो आपको एक निश्चित टाइम के बाद पैसे देने पड़ते, लेकिन यहां पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। आप चिंता फिक्र रहो, राइट। ये परमानेंट कैपिटल है। जब कंपनी बंद होगी तब देना आप, लेकिन इस दौरान में आपको कंपनी की तरफ से कोई हेडेक नहीं है, कंपनी पैसा वापस देगी क्योंकि आप मालिक हो, आप शेयर होल्डर हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है कि ये कोई लोन नहीं है, आपको कोई एसेट्स चार्ज नहीं रखना, कोई एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, रिटर्न काफी ज्यादा होते हैं। रिटर्न दो एंगल से होती है, ध्यान से समझो। रिटर्न शेयर होल्डर को दो एंगल से मिलती है। या तो शेयर होल्डर को मिल सकता है, बताओ क्या, डिविडेंड मिल सकता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट मिल सकता है। या फिर आप कंपनी के शेयर को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। कहां, स्टॉक मार्केट में। आप कंपनी के शेयर को सेल कर दो स्टॉक मार्केट में, यानी आप कंपनी के शेयर को सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। यही तो होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। और इसी ट्रेडिंग के ऊपर मैंने आज एक वीडियो बनाई है, आप लोग जरूर देखना, 8 बजे यूट्यूब पे आ जाएगी। कि जो एनडीटीवी है, आपने सुना होगा, एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है, वो एक कंपनी है, ठीक है। उस पे सेबी एक जो बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, उसने पेनल्टी लगाई है 16.42 करोड़ की। वो क्यों लगाई है वो आप वीडियो देखना, जरूर देखना। ये सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, नो बर्डन ऑन कंपनी। अब कंपनी को ना तो इनको क्या देना, ना तो इनको शेयर कैपिटल वापस करना, ना कोई फिक्स इनकम पे करना, तो इसीलिए ये कंपनी के लिए सरदर्दी नहीं है, नो बर्डन कंपनी। अब ये क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कंट्रोल में क्या है कि जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे उतने ज्यादा कंपनी के क्या हो जाएंगे, कंट्रोलर बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो एक घर में 4 लोगों का बिजनेस है, अब चारों लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो उस घर को कौन चलाएंगे, चारों लोग मिलकर चलाएंगे। लेकिन जितने कम शेयर होल्डर हैं उतने कम उसके कंट्रोलर होंगे, राइट। अब आप आ जाओ लिमिटेशन के ऊपर। लिमिटेशन, इक्विटी शेयर की लिमिटेशन भी है। क्या है लिमिटेशन, देखो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। अब देखो रिस्क क्या है, फ्लक्चुएटिंग नेचर क्या है, फिक्स इनकम थोड़ी है, कोई परमानेंट रिटर्न फिक्स थोड़ी है। जैसे कोई डिवेंचर थोड़ी हो आपको कोई फिक्स रेट से इनकम मिलेगी। तो जो इनकम है वो क्या है, फिक्स नहीं है, नो फिक्स इनकम। तो आप अगर आप चाहते हो कि आपको फिक्स इनकम मिले तो फिर भैया आप तो कंपनी के डिवेंचर होल्डर बन जाओ, राइट। हायर कॉस्ट है, हायर कॉस्ट क्यों, इशू कॉस्ट बहुत लगती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो ब्रोकर से बात करनी पड़ती है, बैंकर से बात करनी पड़ती है, और अपने अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ता है। ये आप 12th में जब आओगे तो आपको अकाउंट्स में चैप्टर मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, तो वहां पे इसके प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि शेयर इशू करने में पैसे बहुत खर्च होते हैं।
डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे एक रोटी को जितने ज्यादा लोग खाने वाले होंगे उतना हिस्सा कम होता जाएगा, तो यानी जितने ज्यादा शेयर होल्डर आप रखोगे तो आपका कंट्रोल क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। मोर फॉर्मेलिटीज एंड डिले, अब शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज ज्यादा फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉर्मेलिटीज मतलब लीगल फॉर्मेलिटी, सीए के पास जाना पड़ेगा, एमओए एओए बनवाना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस, याद आ रहा है चैप्टर नंबर 2, याद करो, प्रॉस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा, मेमोरेंडम, एमओए एओए ये सब साइन करवाने पड़ेंगे सीए से, तो फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा हैं और फिर गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी हमारा पूरा कवर हो गया, इक्विटी कैपिटल कवर हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में कितना पढ़ना है वो देख लो आप। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास देखो कितने टाइप के हैं, पहले टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप देख लो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करोगे तो पहले मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है, यानी जब भी आपकी बुक में बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, प्रेफरेंस शेयर दिखेगा, तो उसके नाम क्या कैसे दिखेगा आपको, फॉर एग्जांपल ऐसे दिखेगा 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब उसके फेस पे क्या लिखा रहेगा, उसके फेस पे लिखा रहेगा उसको कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, यानी उसके फेस पे लिखा रहेगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब मान जाइए आप कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी के क्या हैं, लायबिलिटीज हैं। एक तरीके से शेयर कैपिटल में दिखा तो रहे हो, बट कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, इसकी लागत पे करनी पड़ेगी डिविडेंड के रूप में। तो ये कितने टाइप के होते हैं वो देख लो आप, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अब इसको वन बाय वन समझो। पहला पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव, जिसको आप डिसीजन मेकिंग में बुलाते हो उसे बोलेंगे पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम कंपनी के डिसीजन मेकिंग में नहीं बुलाते मीटिंग में उसे बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव। जिसका डिविडेंड, दूसरा वाला ध्यान समझा, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, जिसका डिविडेंड अगर आप पे नहीं कर पाए और अगले साल उसको मिला के पे कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन है तो उसे बोलेंगे कम्युलेटिव, और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन कम्युलेटिव। तीसरा है कन्वर्टिबल, अगर प्रेफरेंस शेयर में आपने जब इशू किए और ये बोल दिया कि अगर हमारे पास पैसे नहीं रहे या हम आपको 5 साल बाद जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो पैसे की जगह आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट दे देंगे कंपनी का, दूसरे शेयर दे देंगे या दूसरे प्रेफरेंस शेयर दे देंगे या डिवेंचर दे देंगे या परसेंटेज दूसरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे देंगे, यानी कन्वर्टिबल ऑप्शन है तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अगर ऐसा नहीं है, वो पैसे ही लेंगे अपने टाइम के बाद, तो उसे बोलेंगे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स जो हमारे पास है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, अर्निंग का वो हिस्सा जो कंपनी ने कमा के अपने पास रिटेन किया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या होता है, जो आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं या जो उनको बिजनेस है, वो अपने बिजनेस से कुछ पैसे थोड़े थोड़े सेव करते हैं, चाहे वो बैंक में सेव करें चाहे वो कहीं पे एफडी कराएं। तो रिटेन अर्निंग कंपनी का वो पैसा है जो कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए सेव किया हुआ है, तो कंपनी उस पैसे का भी तो इस्तेमाल कर सकती है बिजनेस में, तो उसी को हम एक सोर्स के तरीके से यहां पढ़ रहे हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। तो इसकी थोड़ा मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ, क्या लिखा है, द पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स पे करने के बाद, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने कहा था ना प्रेफरेंस शेयर एक लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर और टैक्स पे करने के बाद विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जिसको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड के लिए और रिटेन कर लिया बिजनेस में, किस चीज के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये मीनिंग बहुत अच्छी है, अपने आप में सारे फीचर बता दिए इसने रिटेन अर्निंग के। कंपनी का वो प्रॉफिट का हिस्सा जो टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद आया है और कंपनी ने आगे फर्दर डिविडेंड यानी इक्विटी वालों को नहीं बांटा और अपने पास री इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया, उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ये आपको एक ब्यूटीफुल चार्ट से भी समझ में आ जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया चार्ट है। कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसमें से कंपनी क्या करती है, रिजर्व बनाती है, रिजर्व में से कुछ पैसे दे देती है कहां, रिटेन अर्निंग में, और कुछ दे देती है डिविडेंड्स को यानी शेयर होल्डर को बांट देती है। बताओ क्या फायदा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सोर्स, यानी रिटेन अर्निंग का क्या फायदा है। देखो सबसे पहले ये भी परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स हैं, आपके पैसे हैं, जब मर्जी आप इस्तेमाल कर लो। दूसरा, कोई इसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं है, ये कोई इसमें आपको ब्याज नहीं चुकाना, ये आपका अपना पैसा है।
और इंक्रीज इन मार्केट प्राइस, मतलब जाहिर सी बात है जिसके बैलेंस में पैसे ज्यादा होंगे उसको अमीर आदमी समझा जाता है, यानी जिसकी सेविंग्स ज्यादा होंगी वो रिच पीपल माना जाएगा। तो यहाँ कंपनी के एंगल से भी सेम हमको समझना है कि अगर कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस ज्यादा होगा तो उसका मार्केट में शेयर प्राइस ज्यादा होगा। अब डीमेरिट देखो आप, पहला है डिससेटिस्फेक्शन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को बुरा लग सकता है क्या कि आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो और क्या कर रहे हो उस पैसे का आप रिटेन अर्निंग कर रहे हो, मतलब पैसा अपने पास रख रहे हो इंस्टीट्यूट की डिविडेंड देने के, तो ये शेयर होल्डर को थोड़ा बुरा लग सकता है। दूसरा है अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, ये सर्टेन नहीं है, क्यों? अरे सर्टेन तो तब होगा ना जब आपको हर साल इनकम फिक्स है और हर साल आप सेविंग कर पाते हो। ऐसे कई सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कमाते तो हैं बट सेव नहीं कर पाते, मतलब उनकी रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कंपनी के साथ भी है। तीसरा डिमेरिट है मैनेजर कैन मिसयूज द फंड। अब देखो कंपनी को कौन चलाता है? मैनेजर्स, डायरेक्टर। पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स। तो ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी को चला रहे हैं मैनेजर्स वो मिसयूज कर लें कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को, ऐसा हो सकता है। तो ज्यादा रिजर्व में पैसा रखना भी डेंजरस है, राइट। चलिए अब दूसरा सोर्स ऑफ फंड्स हमारे पास आ गया जिसे हम बोलते हैं डिवेंचर एंड बॉन्ड। सबसे पहली बात, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स हमारे पास कौन सा टाइप का फंड है? ये बोरोड फंड्स है। कौन सा फंड है हमारे पास? ये बोरोड, ये उधारी है। यानी अगर जो कंपनी के पास शेयर होल्डर में पैसा नहीं आया, शेयर में पैसा नहीं आया, तो कंपनी फिर मार्केट में डिवेंचर या बॉन्ड्स इशू करेगी और पैसे इकट्ठे करेगी, और जिसके पास भी कंपनी के डिवेंचर या बॉन्ड्स होंगे उसको क्या मिलेगा? एक फिक्स रेट से क्या देगी कंपनी? इंटरेस्ट पे करेगी, और जो टाइम पीरियड के बाद उसको क्या देगी? उसका लमसम पैसा वापस कर देगी। तो देखियो मैंने डिवेंचर की मीनिंग नहीं लिखी हुई है, बॉन्ड्स की लिखी हुई है। पहले बॉन्ड्स की मीनिंग पढ़ लेते हैं, मैं डिवेंचर को समझा दूंगा। Bonds is a debt instrument, debt मतलब उधार इंस्ट्रूमेंट, that does not carry specific, मतलब that does not carry specific interest rate, इसमें specific interest rate तो नहीं है, but issued at a heavy discount। कंपनी क्या करती है? इसको डिस्काउंट पे इशू करती है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 100 का डिवेंचर 90 रुपए में इशू करती है। The difference between nominal value and issue price treated as the amount of interest related to duration of bonds, मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है और कंपनी 90 रुपए की दे रही है और 100 रुपए वापिस आपको रिपे करेगी, तो वही 10 रुपए का मानेंगे जाएगा, आपको कंपनी ने क्या दे दिया? आपको इंटरेस्ट पे कर दिया। लेकिन डिवेंचर में क्या है? डिवेंचर के फेस पे लिखा होता है 10% डिवेंचर, 20% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, और हर साल कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है और 5-6 साल बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है डिवेंचर और बॉन्ड्स में, बट जबकि दोनों की हालांकि क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब मेरिट डिमेरिट देखिए, एक बार पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अगर कंपनी में डिवेंचर हैं तो उसके कितने टाइप्स हैं? देखिए कितने टाइप्स के डिवेंचर हैं। देखो, पहला सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फर्स्ट, सेकंड, रजिस्टर्ड, कन्वर्टिबल, जीरो इंटरेस्ट कूपन। अब ये क्या है? वन बाय वन देखो। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, ऐसे डिवेंचर जिसको कंपनी ने इशू तो कर दिया लेकिन सिक्योरिटी भी दे रखी है कि आपके पैसे कहीं नहीं डूबेंगे। मतलब डिवेंचर होल्डर क्या कह रहा है कि पैसे कहीं नहीं डूबेंगे, चिंता मत करो, तो वो सिक्योर्ड डिवेंचर है, और जो सिक्योर नहीं है वो अनसिक्योर है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, हो सकता है कंपनी के पास दो टाइप के डिवेंचर हो, 10% वाले, 15% वाले, या सिंपल सी बात है दो बैंकों से लोन ले लिया आपने, तो जिससे पहले पेमेंट करने की बात हुई है वो फर्स्ट और जिसको बाद में वो सेकंड, सिंपल। रजिस्टर्ड एंड बियरर, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अब ये क्या है? कन्वर्टिबल का मतलब जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर में कराया था आपको, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्टिबल का मतलब मैंने क्या बताया था? बताओ, जिन डिवेंचर होल्डर वालों को आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उनको पैसे देने की जगह आप इक्विटी शेयर दे दो या नए डिवेंचर दे दो, ऐसा ऑप्शन आपने लिया हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस डिवेंचर। और जिसको कन्वर्जन नहीं है, वो पैसे ही मांगेंगे आपसे, वो नॉन कन्वर्टिबल है। जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर बॉन्ड्स की तरह है कि आपको लाइफ टाइम तक कंपनी क्या नहीं देगी? बताओ, लाइफ टाइम तक आपको कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। इसको आप ऐसे मान लो कि ये ऐसे इश्यू होते हैं
कि 100 रुपए की वैसे वैल्यू है, आपको 90 रुपए में कंपनी इशू कर देगी और जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो आपको 100 के 100 पूरे वापस कर देगी। तो यही जो 90 और 100 का डिफरेंस है वही आपका इंटरेस्ट है, इसे को बोलते हैं जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। क्लियर है यहां तक? अब मेरिट डिमेरिट की अगर हम बात करेंगे तो डिवेंचर होल्डर्स के मेरिट क्या है, देखो ये फिक्स इनकम है, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है। मतलब आपने डिवेंचर इशू कर दिया तो डिवेंचर होल्डर वालों की बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? उनको हर साल क्या देगी कंपनी? इंटरेस्ट देगी। तो यहां पे ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज कहलाती हैं। मतलब अगर कोई पर्सन कंपनी के फिक्स सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहता है तो वो डिवेंचर खरीद ले। नो पार्टिसिपेशन, मतलब अब ये किसके एंगल से फायदा है? कंपनी के एंगल से, कि डिवेंचर होल्डर वालों को हम अपनी मीटिंग में नहीं बुलाते, मतलब शेयर होल्डर के डेली वर्क में ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। सी बेनिफिट क्या है? सूटेबल फॉर स्टेबल अर्निंग्स, यानी जो स्टेबल अर्निंग कमाना चाहते हैं, भैया हमें हर साल 10% का ब्याज दो, तो उनके लिए डिवेंचर या लोन सबसे बढ़िया है। डी पॉइंट क्या है? नो डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए फायदा हो गया कि आपका मालिकाना हक नहीं छीनेगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर वाले कंपनी के मालिक नहीं बनते और ये लेस कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसमें इशू कॉस्ट कम लगती है। राइट, अब आ जाओ डीमेरिट। डीमेरिट में आपको समझ आ जाएगा ये कंपनी के लिए बर्डन है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। दूसरा प्रोविजन फॉर रीपेमेंट है, 5 साल 10 साल इनकी लाइफ फिक्स है। कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि हमें 10 साल बाद 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए कंपनी को पे करना ही है, तो इसके लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तीसरा कैपेसिटी रिडक्शन। कैपेसिटी रिडक्शन क्यों होता है? जाहिर सी बात है, ज्यादा आदमी जब लोन ले लेता है तो उसको परेशानी होती है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है? कम हो जाती है दूसरा लोन लेने में, क्योंकि एक कर्ज में डूबे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति कर्ज नहीं देता। उस तरीके से कंपनी की भी क्या होती है? कैपेसिटी रिडक्शन हो जाती है। यह हमारा लिमिटेशन का पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारा जो आता बनता है वो बनता है टॉपिक क्या? डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो इसको मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूं, ये आप खुद पढ़ना। इतना समझ लो, शेयर्स ओनर्स फंड हैं, डिवेंचर या बॉन्ड्स बोरोड फंड्स हैं। शेयर्स अगर आप लेते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा और डिवेंचर अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। रिपेमेंट इक्विटी शेयर वालों की नहीं होती, डिवेंचर की एक फिक्स टाइम बाद रिपेमेंट होगी। इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट मिलता है, डिवेंचर या बॉन्ड्स वालों को नहीं मिलता। ठीक है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है क्या? नहीं, शेयर होल्डर में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, जबकि डिवेंचर में आपको कभी कभी कोई चीज गिरवी भी रखनी पड़ सकती है। कन्वर्टिबिलिटी, शेयर कभी भी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये ऑप्शन सिर्फ कहां मिलेगा आपको? प्रेफरेंस शेयर में या डिवेंचर्स में। अब स्टेटस क्या होगा? अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आप ओनर कहलाएंगे और अगर आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स हैं तो क्रेडिटर कहलाएंगे आप। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? शेयर होल्डर की कोई इनकम फिक्स नहीं है, उनको डिविडेंड कंपनी दे भी सकती है नहीं भी दे सकती, वो क्या है? अनसर्टेन है। और यहां पे तो इंटरेस्ट भैया आपको मिलेगा ही मिलेगा। राइट, अब नेचर ऑफ रिटर्न क्या है? डिविडेंड तभी मिल पाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो भाई कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो ये तो देना ही पड़ेगा। राइट, तो ये हमारा सोर्स ऑफ फंड्स में यहां तक हमने पढ़ लिया। कहां तक? सोर्स ऑफ फंड्स में हमने पहले इक्विटी शेयर पढ़ा, फिर रिटेन अर्निंग पढ़ा और हमने डिवेंचर्स एंड बॉन्ड पढ़ा। राइट,